रब्बिशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हम मुफ़क्किरीन तालीम में अल्लामा इब्न खुल्दून पढ़ रहे हैं और आज हमारा टॉपिक है अल्लामा इब्न खुल्दून का तरीक़ा तदरीस। तरीक़ा तदरीस से मुराद पढ़ाने का तरीक़ा है। अल्लामा इब्न खुल्दून ने जो मक़ासद तालीम बनाए और उनके लिए जो निसाब आपने मुरतब किया, अब उस नक्शे मज़मून को तलबा तक पहुँचाने के लिए वो कौन कौन से तरीके इस्तेमाल करते थे या उन्होंने नक्शे मज़मून तलबा तक मुंतकिल करने के लिए मुअल्लिमीन को कौन कौन से असूल और तरीके बताए हैं, हम आज वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो इनका असूल था वो था आसान से मुश्किल। आसान से मुश्किल का मतलब क्या है कि पहले जब बच्चा क्लासरूम में नया आता है, किसी नई क्लास में आता है, तो उसे आसान कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए जाएं और आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली आप मुश्किल स्टेप्स की तरफ जाएं। आप अपनी किताबों का भी अगर जायज़ा लें तो आपको आइडिया होगा कि आपका पहला चैप्टर हमेशा आसान होता है। आहिस्ता आहिस्ता जब आप दूसरे तीसरे चौथे चैप्टर पे जाते हैं तो वो तदरीजन मुश्किल होता चला जाता है, वो दर्जा बदर्जा मुश्किल होता चला जाता है। उसके अंदर कॉन्सेप्ट मुश्किल होते हैं, वोकैबुलरी का इस्तेमाल मुश्किल होता है। उन कॉन्सेप्ट्स को अगर अमली तौर पे करना पड़े, प्रैक्टिकली करना पड़े, तो वो आहिस्ता आहिस्ता मुश्किल स्किल्स बनती चली जाती हैं। तो यही असूल वो मुअल्लिम को भी कह रहे हैं कि आप शुरू में बच्चों को आसान तरीके से पढ़ाएं, आसान चीज़ें पढ़ाएं, आसान कॉन्सेप्ट्स पढ़ाएं और आहिस्ता आहिस्ता आप मुश्किल कॉन्सेप्ट्स की तरफ जाएं। इससे होगा क्या कि आपके स्टूडेंट का जो मेंटल लेवल है वो आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होता जाएगा और आपके साथ मैच करता जाएगा। अगर बिल्कुल शुरू में ही आप मुश्किल कॉन्सेप्ट्स पढ़ाएंगे तो स्टूडेंट दिलचस्पी का मुजाहरा नहीं करेगा, वो आपके टॉपिक को या आपके मजमून को मुश्किल समझेगा और फौरी तौर पर उस मजमून से उसका जो दिल है वो उचाट हो जाएगा, वो उकता जाएगा और फिर वो उस क्लास में आने की तरफ नहीं आएगा, यानी वो उस क्लास में अपनी दिलचस्पी शो नहीं करेगा। लिहाजा आप पहले बच्चे की दिलचस्पी बनाएं क्लासरूम के अंदर, उसे आसान कॉन्सेप्ट्स पढ़ाएं ताकि उसे ये मालूम हो कि ये कॉन्सेप्ट्स आसान है, मैं इनको पढ़ सकता हूँ। दूसरी चीज़, उन कॉन्सेप्ट्स को अमली ज़िंदगी के साथ मैच करें। जो चीज़ें आप पढ़ा रहे हैं उनको अमली ज़िंदगी के साथ मैच करें ताकि स्टूडेंट को ये मालूम हो कि जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, बल्कि ये हमारी ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली महारतें हैं या इस्तेमाल होने वाली मालूमात है। तो आहिस्ता आहिस्ता आप फिर मुश्किल कॉन्सेप्ट्स की तरफ जाएँ और अपना स्टूडेंट को साथ लेकर चलें। दूसरी चीज़ है मालूम से ना मालूम। मालूम से ना मालूम का मतलब क्या है? जो चीज़ें ऑलरेडी स्टूडेंट को मालूम है, जो जिस लेवल पे वो ऑलरेडी लर्निंग के लेवल पे खड़ा है, वहाँ से आप शुरू करें और आहिस्ता आहिस्ता उसे उस रास्ते पर लेकर जाएं जिस चीज़ को वो नहीं जानता। इस असूल का भी मतलब यही है कि आपका स्टूडेंट एकदम नामालूम चीज़ों को देखकर घबरा जाएगा, एकदम ऐसे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ के जो उसे बिल्कुल उसने कभी ज़िंदगी में सुने ही ना हो, जिनके बारे में उसे कुछ भी मालूमात ना हो, अगर आप फौरी तौर पे वो पढ़ाना शुरू कर देंगे तो वो घबरा जाएगा, उसका रुझान इस तरफ नहीं होगा, उसकी दिलचस्पी नहीं बनेगी। तो जहाँ पे उसको पहले चीज़ें मालूम है वहाँ से आप शुरू करें और फिर एक ब्रिज बनाएं उन नामालूम चीज़ों की तरफ जो उसको नहीं मालूम। और स्टेप बाय स्टेप, इससे अगला आपको रूल मिलेगा असूल तदरीज, यानी आप स्टेप बाय स्टेप बच्चे को लेकर जाएं। एक चीज़ जब क्लियर हो जाए तो उसके साथ उससे अगले एक्सपीरियंस को लिंक करें, उससे अगली मालूमात को उसके साथ लिंक करें, उनका आपस में तलाज़ुम कायम करें। चाहे आप अमली तौर पे वो करवा के उसका तलाज़ुम कायम करें, चाहे आप डेली लाइफ एग्जांपल्स दे के उसका तलाज़ुम क्या होता है? जोड़, दो चीज़ों का जोड़ करना, उनको आपस में जोड़ना, उनके अंदर कोई रिश्ता कायम करना, कोई ताल्लुक कायम करना। तो जब आप दो चीज़ों के दरमियान एक ताल्लुक कायम कर लेते हैं तो फिर वो बहुत आसानी के साथ स्टूडेंट को समझ आती है। आप हर रोज एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ा दें और उस कॉन्सेप्ट का पिछले कॉन्सेप्ट के साथ कोई लिंक ना जोड़ें तो वो भी स्टूडेंट के लिए लर्न करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ह्यूमन जो ब्रेन है वो तलाज़ुम के जरिए आसानी से सीखता है। यानी लर्निंग का एक मेथड तलाज़ुम भी है कि स्टूडेंट को आप पिछले एक्सपीरियंस के साथ चीज़ें लिंक करके बताएं तो वो ज़्यादा आसानी से उसको अंडरस्टैंड कर लेगा। और फिर छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस में चीज़ों को बांटें। आप एक ही दिन में, अगर मैं अब जैसे चाहूँ तो मैं एक ही दिन में आपको ये सारे माहिरीन तालीम पढ़ा सकती हूँ, लेकिन एक पूरा माहिर तालीम भी मैं आपको एक दिन में नहीं पढ़ा रही, बल्कि उसके भी मैंने छोटे छोटे हिस्से किए हुए हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में उसको बांटा हुआ है
और एक दिन में सिर्फ उतना हिस्सा पढ़ाती हूँ जितना आपकी समझ में आ जाए और जितना हमारे पास टाइम हो, जितना आपकी लेक्चर का टाइम है उसके मुताबिक उन चीज़ों को मैंने छोटे हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। इसको हम कहते हैं असूल तदरीज, आहिस्ता आहिस्ता छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस के साथ सीखना और हर एक्सपीरियंस को पिछले एक्सपीरियंस के साथ लिंक करना। तो जब तक आप लिंक नहीं करेंगे तब तक आप चीज़ों को सीख नहीं सकते। चौथा असूल उन्होंने कहा है कि निसाब की तकसीम करें, जिसकी अभी मैं बात कर रही थी। निसाब की तकसीम से उनकी मुराद ये थी कि पहली दफ़ा जब आप कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हो तो उसकी रीडिंग करें, ठीक है, उसको ओवरऑल डिस्कस करें कॉन्सेप्ट को। अगले दिन मुश्किल अल्फाज की तशरीह करें, जो आपने टॉपिक पहले एक दिन पढ़ा है अगले दिन उसकी तशरीह करें। तीसरे दिन क्या करें कि उस कॉन्सेप्ट की जिसकी आपने वजाहत कर दी है, तशरीह कर दी है, बच्चे अब उसके अल्फाज को आसानी से समझ गए, आप उसी कॉन्सेप्ट को डेली लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ, जिंदगी के साथ जोड़ें। पहले दिन आपने क्या किया, महज आपने उसका ओवरऑल जायजा लिया, चाहे आपने लेक्चर देकर उसकी इंफॉर्मेशन दी, चाहे आपने किताब से रीडिंग करवा ली। दूसरे दिन आपने मुश्किल अल्फाज की तशरीह की, वजाहत की, ताकि बच्चे जब उस टेक्स्ट को पढ़ें, जब उस नफ्स मज़मून को पढ़ें तो उनको आसानी से समझ आ जाए, उनकी तफहीम डेवलप हो जाए। तीसरे दिन आपने क्या किया कि उसी टॉपिक को अब आपने एग्जाम्पल्स देकर, डेली लाइफ एग्जाम्पल्स देकर बच्चों को समझाना शुरू किया। अब चौथे दिन आपने उसको क्या करना है, इब्न खुल्दून के मुताबिक वही चीज़ें जो आपने बच्चे को कमरे जुमात में सिखाई हैं, अब उसे मौके फराहम करें कि वो प्रैक्टिकली उन चीज़ों को करके दिखाए। जब वो उन चीज़ों को करके दिखाएगा, आपने उसको रीडिंग से स्टार्ट करवाया, आपने उसे एक्सप्लेन किया, उसके बाद आपने उसे डेली लाइफ एग्जाम्पल्स दी और फिर आपने उसको कहा कि अब वो आपको करके दिखाए। तो ये 4 लेवल जब आप किसी भी टॉपिक के क्रॉस कर लेते हैं तो उसके बाद आपका स्टूडेंट उसको कभी भूलता नहीं है। आप खुद अपने बारे में सोचें, जो टॉपिक आप पढ़ते हैं, जब आप किताब से उसकी रीडिंग करते हैं तो उसमें कई मुश्किल अल्फाज होते हैं जिसकी वजह से वो आपको समझ नहीं आ रहा होता। अगर उन तमाम अल्फाज की मीनिंग आपको बयान कर दिए जाएं तो आपकी समझ में आ जाएगा। उसके बाद आपके जहन में ये सवाल आएगा कि ये सारा जो नॉलेज है, जो इन्फॉर्मेशन मैं ले रही हूँ, इसको मैं कहीं इस्तेमाल भी कर सकूंगी ज़ाती ज़िंदगी में जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी। तो जब टीचर आपको डेली लाइफ एग्जाम्पल्स देता है कि ये कहाँ कहाँ कैसे इस्तेमाल हो सकती है, तो आपका ये क्वेश्चन सेटिस्फाई हो जाता है। आपको पता होता है कि यस, ये वो नॉलेज है या ये वो स्किल है जिसे हम आराम से अपनी डेली लाइफ एग्जाम्पल में इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब बच्चों किसी भी चीज़ का इस्तेमाल समझ में आ जाता है तो उसकी अहमियत बढ़ जाती है, ठीक है। वो आपकी नीड को सेटिस्फाई कर रहा होता है, आपकी ज़रूरत को सेटिस्फाई कर रहा होता है, तो उसमें आपकी दिलचस्पी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाती है। आपको लगता है कि ये काम की चीज़ है, हमें इसको करना चाहिए। और अगर आपको स्टूडेंट लाइफ में ही ये मौके मिल जाएं कि आप उस चीज़ को जो आपने क्लास में पढ़ी है अब आप उसे करके देखें और आपका टीचर आपको सुपरवाइज कर रहा हो, कि आप, जाहिर बात है जब आप चीज़ आप पढ़ते हैं वो और नोयत की होती है, जब आप उसे प्रैक्टिकली कर रहे होते हैं तो वो और नोयत की होती है। क्लासरूम में बैठे हुए आपको लगता है हाँ बिल्कुल मुझे समझ आ गया, लेकिन जब आप उस काम को करना शुरू करते हैं तो बहुत दफ़ा उसको भूलते हैं, उसके मुख्तलिफ स्टेप्स भूलते हैं। तो अगर टीचर की निगरानी में आप उस काम को 1-2 दफ़ा कर लेते हैं और जो स्टेप आपको भूले या जो गलती हो वहाँ पर टीचर आपको दुरुस्त कर दे, उसकी तस्हीह कर दे, तो आपको वो काम परफेक्टली आ जाता है। अब आप उसको माहिर हो गए हैं उसको करने के। इसके बाद आप खुद से मशक करते रहेंगे तो आप उसमें अपना एक स्टाइल डेवलप कर लेंगे और ये वो लेवल होता है जिसमें लाकर हम कहते हैं कि आपके अंदर वकूफ़ी तब्दीली आई, तासुराती आई और फिर आपके अंदर महारती तब्दीली आई और आपका जो लर्निंग का लास्ट ये लेवल है ये मुकम्मल, ठीक है। तो ये इब्न खुल्दून चाहते थे कि निसाब की तकसीम इस तरह से। इसके बाद उन्होंने कहा कि बहसो मनाजरा का तरीका इख्तियार करें। बहसो मनाजरा का तरीका हम उन टॉपिक्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं जिनमें स्टूडेंट की राय दरकार, जिनमें स्टूडेंट ओपिनियन दे सके अपना, जिनमें हम किसी भी बात के हक में या मुखालफत में बात कर सकें। तो बहसो मनाजरा के ऐसे बहुत सारे उन्वानात हमें हर क्लासरूम में मिल जाते हैं, तो टीचर को चाहिए कि उनको वो अलग कर दे और बहसो मनाजरा जो है वो क्रिएट करने की कोशिश करें। अब ये आप जो टीवी पे टॉक शोज देखते हैं वो बहसो मनाजरा नहीं होता, वो एक लड़ाई होती है। बहसो मनाजरा का मतलब ये है कि आपने एक टॉपिक रखा,
क्लासरूम के अंदर आप मोस्टली इसमें दो ग्रुप्स बना देते हैं। एक वो ग्रुप होता है जो कि उस टॉपिक के हक में बात करता है, एक वो ग्रुप होता है जो उस टॉपिक की मुखालफत में बात करता है। आप शुरू करते हैं, ये टीचर खुद शुरू करता है बहस को, एक दो सवाल स्टूडेंट्स के सामने रखता है और उन सवालों के जवाब की सूरत में राय आना शुरू हो जाती है दोनों ग्रुप्स की तरफ से। टीचर ने इसको एक मीडिएटर का रोल अदा करते हुए, यानी एक दरमियानी बंदे का रोल अदा करते हुए, दोनों जो ग्रुप्स हैं उनको बराबर के चांसेस देने होते हैं कि वो अपनी बात कर सकें और दलाइल दे सकें। दरअसल बहस व मनाजरा में आपने दलाइल देने होते हैं, आपने अपने नुक्ता नज़र को दुरुस्त साबित करना होता है दलाइल देकर, और एट द एंड ऑफ द टाइम जो टीचर है वो इस सारी डिस्कशन को कंक्लूड करता है या उसकी समरी बयान करता है या एक नतीजे पर पहुंचता है कि आज जो हमने कमरे जमात में डिस्कशन की है उसका रिजल्ट ये निकला है। जब तक आप रिजल्ट नहीं निकालते कोई भी बहस या मनाजरा बेमानी होता है, उसकी कोई नीड नहीं होती। तो जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, जो तालीमी अमल के अंदर जो लोग बहस करते हैं या जो कमरे जमात के अंदर ये टेक्निक इस्तेमाल की जाती है, इसमें हम एक दूसरे से लड़ाई नहीं करते। जाहिर बात है, जब हम बहस व मनाजरा करेंगे तो हमारा नुक्ता नज़र तो एक दूसरे से मुख्तलिफ ही होगा। जो बंदा हक में बात कर रहा है उसका नुक्ता नज़र जो राय मुखालिफ बात कर रहा है उसकी राय से बिल्कुल मुख्तलिफ होगा, लेकिन हमने आवाज़ बुलंद नहीं करनी होती, हमने अपने दलाइल को ठोस करना होता है, उनको हमने मजबूत करना होता है। और इसके लिए ज़रूरी है कि जिस टॉपिक पर बहस व मनाजरा किया जा रहा है उस टॉपिक के बारे में बहुत स्टडी किया हुआ हो। दोनों ग्रुप्स जो हक में बात कर रहे हैं उन्होंने भी स्टडी किया हो, जो दलाइल मुखालफत में दे रहे हैं उन्होंने भी स्टडी किया हो, और टीचर के पास हर तरह का नॉलेज उस टॉपिक के बारे में होना चाहिए ताकि जो हक में बात कर रहे हैं या मुखालफत में बात कर रहे हैं वो उनको आगे लेकर चल सके और एट द एंड वो उस डिस्कशन को कंक्लूड कर सके, उसका कोई रिजल्ट। इस किस्म का जो तरीका तदरीस है ये बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस लेकर आता है, बच्चे दलाइल लेना सीखते हैं, वो डिटेल स्टडी करना सीखते हैं, दूसरों को इन्फ्लुएंस करना सीखते हैं। इस एक तरीके से हम बहुत सारी जो महारतें हैं वो सीख सकते हैं क्लासरूम के अंदर। इसके बाद इब्ने खुल्दून ने कहा कि एक वक्त में सिर्फ एक महारत सीखें, एक टाइम पे आप सिर्फ एक सब्जेक्ट चूज करें जिसके अंदर आपने महारत हासिल करनी है और फिर उस सब्जेक्ट को बिल्कुल ऐसे पढ़ें, उसको ऐसे सीखें जैसे वो आपका ओढ़ना बिछोना। सबसे ज़्यादा अहमियत आपकी ज़िंदगी में फिर उसी एक मजमून की होनी चाहिए और वो मजमून आपकी पहचान बन जाए। आपने अल-गज़ाली को देखा था, उन्होंने भी कहा था एक वक्त में एक मजमून पढ़ें। इब्ने खुल्दून ने भी कहा एक वक्त में एक मजमून पढ़ें। अब इस वक्त हम क्या करें जब हमारे हाथ में ये बात नहीं है, हमें तो एक वक्त में 6 सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़े, ऐसा ही है। और हमें सबको बराबर की तवज्जो देनी पड़ती है सो दैट कि हम उसमें सारे सब्जेक्ट्स में बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करें और आखिर में हम इतने मार्क्स ले लें कि हमें किसी अच्छी जगह एडमिशन मिल जाए, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इन 6 सब्जेक्ट्स में से किसी एक को आप अपने फ्यूचर के लिए चूज नहीं कर सकते। आपके जहन में क्लियर होना चाहिए FA करते हुए भी कि हमने BS किस मजमून में करना है। BS करते हुए आपके जहन में बिल्कुल क्लियर हो कि जिस मजमून में हम BS कर रहे हैं इसकी कौन सी शाख है जिसमें हमने MS करना है और आगे जाकर किस जो ब्रांच है उसमें हमने अपनी स्पेशलाइजेशन करके फिर जॉब हासिल करनी है। तो ये बिल्कुल उसी रूल के मुताबिक हो जाता है, एक वक्त में एक फन में महारत। इसके बाद कहा जी टीचर्स को कि मुशफिकाना बर्ताव करें, इन स्टूडेंट्स के साथ मोहब्बत से हमदर्दी से पेश आएँ। जैसे अल-गज़ाली ने कहा था कि स्टूडेंट को अपनी औलाद की तरह रखें, आप यही समझे कि वो आपके बच्चे हैं तो फिर आप उनके साथ अच्छा बर्ताव करेंगे। बिल्कुल यही चीज़ इब्ने खुल्दून कह रहे हैं कि आप स्टूडेंट के साथ नरमी का जो बर्ताव है वो करें। नरमी वो चीज़ है जो स्टूडेंट को आपके करीब करे और जब तक स्टूडेंट आपके करीब नहीं होगा वो सीख नहीं सकता। जब आपका लहजा इस किस्म का है या आपका रवैया बच्चों के साथ या आपका अखलाक बच्चों के साथ इस तरह का है कि वो आपके करीब ही नहीं आना चाहते, वो आपको देखकर भाग जाते हैं, तो वो आपसे कुछ भी नहीं सीख सकेंगे। हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी अल्लाह ताला ने कुरान में हुक्म दिया कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नसीहत कीजिए हिकमत के साथ। हिकमत के साथ का मतलब क्या था कि आप लोगों के साथ इस तरह का बर्ताव करें कि वो आपके करीब आएँ और जब वो आपके करीब आएंगे तो फिर वो आपके दीन को समझेंगे और उसको वो कबूल करेंगे। यही
चीज़ मुअल्लिम के लिए है कि मुअल्लिम शफ़क़त और मोहब्बत का बर्ताव करे ताकि स्टूडेंट उसके करीब आए, और जब वो उसके करीब आएगा फिर वो उसके सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड करेगा और वो उसको समझने की कोशिश करेगा। अगला असूल कहा कि आसान ज़बान का इस्तेमाल करें। मुअल्लिम जो भी तरीके तदरीस इख्तियार कर रहा है उसमें टेक्निकल लैंग्वेज को इस्तेमाल ना करे, और अगर टेक्निकल लैंग्वेज इस्तेमाल करना ज़रूरी है तो उसके साथ साथ उस टेक्निकल लैंग्वेज का जो आसान ट्रांसलेशन है वो भी बच्चों को करके दिखाए। जैसे आप फर्स्ट ईयर में आए थे तो आपके लिए एजुकेशन की लैंग्वेज बिल्कुल नई थी, ऐसा ही है, आपको मुअल्लिम, मुताल्लिम, ताल्लुम ये चीज़ें समझ नहीं आती थी। तो फिर हमने क्या किया, हमने मुअल्लिम के सामने लिखा टीचर, ताकि आपको पता चले सादा ज़बान में कि ये टीचर है। मुताल्लिम के सामने हमने स्टूडेंट लिखा, ताल्लुम के सामने हमने लर्निंग लिखा, सो दैट कि आपको ये पता चले कि इन टर्म्स को हमारी सादा ज़बान में क्या कहते हैं। बाज़ औक़ात मज़मून की ये नीड होती है, उसकी ज़रूरत होती है कि हम टर्म्स का इस्तेमाल करें, हम उस टर्मिनोलॉजी को यूज़ करें। और ये भी याद रखें बेटे कि जब तक हम टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करते कमरा जमात में, स्टूडेंट उससे वाकिफ़ नहीं होता, और जब वो वाकिफ़ नहीं होता और पेपर में जाता है तो सवाल में सारी वो टर्म्स लिखी हुई होती हैं। अब बच्चों को सब आता है लेकिन उन्हें सवाल की समझ नहीं आ रही, वो टर्मिनोलॉजी उन्होंने कभी सुनी नहीं जो पेपर में लिखी हुई है, तो वो सारा का सारा पेपर छोड़ के आ जाते हैं, उनको पता नहीं चलता। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल करें लेकिन उसकी ट्रांसलेशन आसान ज़बान में कर दें ताकि आपका स्टूडेंट उसको समझ। जिस्मानी सज़ा से गुरेज करें। गुरेज करने से मतलब क्या, हतुल इम्कान कोशिश करें कि ना दें, आप बच्चे को जिस्मानी सज़ा ना दें, क्योंकि जब आप बच्चे को जिस्मानी सज़ा देते हैं तो उसके अंदर बगावत के जज्बात होते हैं, उसके अंदर एक गुस्सा आ जाता है, वो बगावत करने पे आमादा हो जाता है, और उसकी जो पर्सनैलिटी है वो तशद्दुद की वजह से शैटर्ड हो जाती है, उसकी थॉट्स नेगेटिव होना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से उसकी पर्सनैलिटी को आप फिर बचा नहीं पाते, वो इंतशार का शिकार हो जाती है। तो ज़रूरत इस बात की है कि आप बच्चों को वही जो अल-ग़ज़ाली का नज़्म ज़ब्त का हमने नज़रिया पढ़ा था उसके मुताबिक चलाएं। जब बिल्कुल आखिरी लेवल आ जाए कि स्टूडेंट किसी तौर अंडरस्टैंड ना कर रहा हो, तब आप जिस्मानी सज़ा दें, लेकिन वो भी बहुत हल्की सज़ा दें, ऐसी कि जिससे स्टूडेंट को ये ना लगे कि मेरा मुअल्लिम मुझसे नफरत करता है, या उसको मुझसे कोई कंसर्न नहीं है, या मुझसे उसको हमदर्दी नहीं है, मुझसे उसको शफ़क़त और मोहब्बत नहीं है। जिस्मानी सज़ा देते हुए आमतौर पर लोग बहुत शिद्दत से नफरत का इज़हार करते हैं, जिसकी वजह से स्टूडेंट दुरुस्त होने के बजाय गलत हो जाता है। सज़ा का इस्तेमाल तालीमी अमल में इसलिए किया जाता है ताकि स्टूडेंट को गलती करने से रोका जाए, उसको डिसिप्लिन तोड़ने से रोका जाए, या स्टूडेंट को आप टाइम ज़ाया करने से रोकें। इसका मकसद हरगिज़ ये नहीं होता कि जो स्टूडेंट है उसके साथ आपकी कोई दुश्मनी है और आप उसके साथ अपनी कोई जो ज़ाती अना का मसला है, ज़ाती तस्कीन आप कर रहे हैं उसको जिस्मानी सज़ा देते हुए, तो ये किसी भी सूरत नहीं होना चाहिए। टीचर्स को इसमें बहुत ज़रूरत है ट्रेन होने की, सज़ा और जज़ा का इस्तेमाल कैसे करें। और आखिर में इब्न खुल्दून ने रिकमेंड किया कि आप सफ़र करें, स्टूडेंट सफ़र करे। मुतालियाती सफ़र का मतलब क्या है कि जब आप किसी भी सफ़र पे जाएं तो आपके जहन में ये होना चाहिए कि मैं सीखने के लिए बाहर निकली हूँ और मुझे सीखना है। ज़रूरी नहीं कि किताब उठा के आपने सफ़र में पढ़नी होती है, सफ़र में आपको बहुत सारे तजर्बात होते हैं, सफ़र में आप मुशाहिदा कर सकते हैं, सफ़र में आप जिन चीज़ों का मुशाहिदा करते हैं उनके ऊपर फिर तहकीक कर सकते हैं, और उस तहकीक के नतीजे में आप बहुत कुछ सीखते हैं। जितने भी आपको मुफ़क्किरीन तालीम मिलेंगे, या आपको साइकोलॉजिस्ट मिलेंगे, या बड़े बड़े और लोग मिलेंगे, उन्होंने दूर दराज का सफ़र किया, तूल व अर्ज़ का सफ़र किया, और इनके ज़माने में सफ़र आसान नहीं था। ये ज़्यादा से ज़्यादा घोड़ों पर, खच्चरों पर या पैदल सफ़र करते हैं। तो सफ़र जितना मुश्किल होता है वो उतनी ज़्यादा लर्निंग छोड़ता है, आपका जहन उतना मुशाहिदा करता है, आपके तजर्बात में उतना ही इजाफा होता है, और आप उससे ज़्यादा से ज़्यादा सीखते हैं। बेटे हमारे यहाँ लर्निंग का सिर्फ एक तरीका है, कमरे जमात में बैठ जाओ, टीचर बोले आप सुनो, लिखो और बस। जबकि इससे ज़्यादा बेहतरीन लर्निंग तब होती है जब हम एक्सपीरियंसेस करते हैं, जब ज़िंदगी, अब क्यों लोग कहते हैं कि ज़िंदगी ज़्यादा बेहतर सिखाती है, इसलिए कि वो पढ़ाती नहीं है, वो सिखाती है, वो प्रैक्टिकल चीज़ें आपसे करवाती है, वो आपको तजुर्बात देती है।
और वो तजर्बात आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर असरअंदाज होते हैं। जो बच्चे मुश्किल हालात का सामना करते हैं उनकी पर्सनैलिटी ज़्यादा मजबूत होती है, उनका जहन ज़्यादा मजबूत होता है, उनके जज्बात ज़्यादा स्टेबल होते हैं अगर उन्हें साथ साथ काउंसलिंग होती जाए। बाज़ औक़ात ये उलट भी होता है, जो बच्चे ज़्यादा मुश्किल हालात से गुजरते हैं वो शटर्ड हो जाते हैं, उन इमोशनली डिस्टर्ब हो जाते हैं, मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं अगर उनको काउंसलिंग ना मिले। तो काउंसलिंग साथ में बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, चाहे वो आपके पेरेंट्स आपको दें, टीचर्स दें, मीडिया दें। आजकल तो आप मीडिया का दौर है, मीडिया में आपके पास काउंसलिंग मौजूद है, आपके दोस्त आपके बहुत अच्छे काउंसलर्स हो सकते हैं। तो जो भी इंसान आपको मुश्किल हालात में रहनुमाई देता है, आपके साथ साथ चलता है, वो आपको दरअसल काउंसलिंग दे रहा होता है। तो मुतालियाती सफ़र में हमें ऐसे तजर्बात से गुजरना पड़ता है जो हमें बहुत कुछ सिखाता है। तो ये इब्ने खुल्दून का तरीक़ा तदरीस है या वो रिकमेंडेशन है जो उन्होंने टीचर्स के लिए दी कि वो किस तरह से पढ़ा सकते हैं। और ये तमाम असूल, आप साइकोलॉजी पढ़ते हैं ना, आपको आइडिया होगा कि तमाम वो असूल हैं जो तालीमी नफ्सियात के असूल उस ज़माने में दिए इन्होंने जब तालीमी नफ्सियात नहीं थी, लेकिन ये इंसान की फितरत को समझते थे, इस वजह से इन्हें पता था कि इंसान को सिखाना किस तरह से हो। ठीक है बेटे, यहाँ तक आज का हमारा टॉपिक मुकम्मल हुआ। यहाँ पे अगर कोई भी क्वेश्चन आपके जहन में है तो आप रब्बिशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हम मुफ़क्किरीन तालीम में अलामा इब्ने खुल्दून पढ़ रहे हैं और आज हमारा टॉपिक है अलामा इब्ने खुल्दून का तरीक़ा तदरीस। तरीक़ा तदरीस से मुराद पढ़ाने का तरीक़ा है। अलामा इब्ने खुल्दून ने जो मकासद तालीम बनाए और उनके लिए जो निसाब आपने मुरतब किया, अब उस नफ्स मज़मून को तलबा तक पहुँचाने के लिए वो कौन कौन से तरीक़े इस्तेमाल करते थे, या उन्होंने नफ्स मज़मून तलबा तक मुंतकिल करने के लिए मुअल्लिमीन को कौन कौन से असूल और तरीक़े बताए हैं, हम आज वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो इनका असूल था वो था आसान से मुश्किल। आसान से मुश्किल का मतलब क्या है कि पहले जब बच्चा क्लासरूम में नया आता है, किसी नई क्लास में आता है, तो उसे आसान कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए जाएं और आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली आप मुश्किल स्टेप्स की तरफ जाएं। आप अपनी किताबों का भी अगर जायज़ा लें तो आपको आइडिया होगा कि आपका पहला चैप्टर हमेशा आसान होता है। आहिस्ता आहिस्ता जब आप दूसरे, तीसरे, चौथे चैप्टर पे जाते हैं तो वो तदरीजन मुश्किल होता चला जाता है, वो दर्जा बदर्जा मुश्किल होता चला जाता है। उसके अंदर कॉन्सेप्ट मुश्किल होते हैं, वोकैबलरी का इस्तेमाल मुश्किल होता है, उन कॉन्सेप्ट्स को अगर अमली तौर पे करना पड़े, प्रैक्टिकली करना पड़े, तो वो आहिस्ता आहिस्ता मुश्किल स्किल्स बनती चली जाती हैं। तो यही असूल वो मुअल्लिम को भी कह रहे हैं कि आप शुरू में बच्चों को आसान तरीके से पढ़ाएं, आसान चीज़ें पढ़ाएं, आसान कॉन्सेप्ट्स पढ़ाएं और आहिस्ता आहिस्ता आप मुश्किल कॉन्सेप्ट्स की तरफ जाएं। इससे होगा क्या कि आपके स्टूडेंट का जो मेंटल लेवल है वो आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होता जाएगा और आपके साथ मैच करता जाएगा। अगर बिल्कुल शुरू में ही आप मुश्किल कॉन्सेप्ट्स पढ़ाएंगे तो स्टूडेंट दिलचस्पी का मुजाहरा नहीं करेगा, वो आपके टॉपिक को या आपके मजमून को मुश्किल समझेगा और फौरी तौर पर उस मजमून से उसका जो दिल है वो उचाट हो जाएगा, वो उकता जाएगा और फिर वो उस क्लास में आने की तरफ नहीं आएगा, यानी वो उस क्लास में अपनी दिलचस्पी शो नहीं करेगा। लिहाजा आप पहले बच्चे की दिलचस्पी बनाएं क्लासरूम के अंदर, उसे आसान कॉन्सेप्ट्स पढ़ाएं ताकि उसे ये मालूम हो कि ये कॉन्सेप्ट्स आसान है, मैं इनको पढ़ सकता हूँ। दूसरी चीज़, उन कॉन्सेप्ट्स को अमली ज़िंदगी के साथ मैच करें। जो चीज़ें आप पढ़ा रहे हैं उनको अमली ज़िंदगी के साथ मैच करें ताकि स्टूडेंट को ये मालूम हो कि जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, बल्कि ये हमारी ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली महारतें हैं या इस्तेमाल होने वाली मालूमात है। तो आहिस्ता आहिस्ता आप फिर मुश्किल कॉन्सेप्ट्स की तरफ जाएं और अपना स्टूडेंट को साथ लेकर। दूसरी चीज़ है मालूम से ना मालूम। मालूम से ना मालूम का मतलब क्या है? जो चीज़ें ऑलरेडी स्टूडेंट को मालूम है, जो जिस लेवल पे वो ऑलरेडी लर्निंग के लेवल पे खड़ा है, वहाँ से आप शुरू करें और आहिस्ता आहिस्ता उसे उस रास्ते पर लेकर जाएं जिस चीज़ को वो नहीं जानता। इस असूल का भी मतलब यही है कि आपका स्टूडेंट एकदम नामालूम चीज़ों को देखकर घबरा जाएगा, एकदम ऐसे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ के जो उसे बिल्कुल उसने कभी ज़िंदगी में सुने ही ना हो, जिनके बारे में उसे कुछ भी मालूमात ना हो, अगर आप फौरी तौर पे वो पढ़ाना शुरू कर देंगे तो वो घबरा जाएगा, उसका रुझान इस तरफ नहीं होगा, उसकी दिलचस्पी नहीं बनेगी। तो जहाँ पे उसको पहले चीज़ें मालूम है वहाँ से आप शुरू करें
और फिर एक ब्रिज बनाएं उन नामालूम चीज़ों की तरफ जो उसको नहीं मालूम, और स्टेप बाय स्टेप। इससे अगला आपको रूल मिलेगा असूल तदरीज, यानी आप स्टेप बाय स्टेप बच्चे को लेकर जाएं। एक चीज जब क्लियर हो जाए तो उसके साथ उससे अगले एक्सपीरियंस को लिंक करें, उससे अगली मालूमात को उसके साथ लिंक करें, उनका आपस में तलाजुम कायम करें। चाहे आप अमली तौर पे वो करवा के उसका तलाजुम कायम करें, चाहे आप डेली लाइफ एग्जांपल्स दे के उसका तलाजुम क्या होता है? जोड़, दो चीज़ों का जोड़ करना, उनको आपस में जोड़ना, उनके अंदर कोई रिश्ता कायम करना, कोई ताल्लुक कायम करना। तो जब आप दो चीज़ों के दरमियान एक ताल्लुक कायम कर लेते हैं तो फिर वो बहुत आसानी के साथ स्टूडेंट को समझ आती है। आप हर रोज एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ा दें और उस कॉन्सेप्ट का पिछले कॉन्सेप्ट के साथ कोई लिंक ना जोड़ें तो वो भी स्टूडेंट के लिए लर्न करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ह्यूमन जो ब्रेन है वो तलाजुम के जरिए आसानी से सीखता है। यानी लर्निंग का एक मेथड तलाजुम भी है कि स्टूडेंट को आप पिछले एक्सपीरियंस के साथ चीज़ें लिंक करके बताएं तो वो ज़्यादा आसानी से उसको अंडरस्टैंड कर लेगा। और फिर छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस में चीज़ों को बांटें। आप एक ही दिन में, अगर मैं अब जैसे चाहूँ तो मैं एक ही दिन में आपको ये सारे माहिरीन तालीम पढ़ा सकती हूँ, लेकिन एक पूरा माहिर तालीम भी मैं आपको एक दिन में नहीं पढ़ा रही, बल्कि उसके भी मैंने छोटे छोटे हिस्से किए हुए हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में उसको बांटा हुआ है, और एक दिन में सिर्फ उतना हिस्सा पढ़ाती हूँ जितना आपकी समझ में आ जाए और जितना हमारे पास टाइम हो, जितना आपकी लेक्चर का टाइम है उसके मुताबिक उन चीज़ों को मैंने छोटे हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। इसको हम कहते हैं असूल तदरीज, आहिस्ता आहिस्ता छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस के साथ सीखना और हर एक्सपीरियंस को पिछले एक्सपीरियंस के साथ लिंक करना। तो जब तक आप लिंक नहीं करेंगे तब तक आप चीज़ों को सीख नहीं सकते। चौथा असूल उन्होंने कहा है कि निसाब की तकसीम करें, जिसकी अभी मैं बात कर रही थी। निसाब की तकसीम से उनकी मुराद ये थी कि पहली दफ़ा जब आप कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हो तो उसकी रीडिंग करें, ठीक है, उसको ओवरऑल डिस्कस करें कॉन्सेप्ट को। अगले दिन मुश्किल अल्फाज की तशरीह करें, जो आपने टॉपिक पहले एक दिन पढ़ा है अगले दिन उसकी तशरीह करें। तीसरे दिन क्या करें कि उस कॉन्सेप्ट की जिसकी आपने वजाहत कर दी है, तशरीह कर दी है, बच्चे अब उसके अल्फाज को आसानी से समझ गए, आप उसी कॉन्सेप्ट को डेली लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ, जिंदगी के साथ जोड़ें। पहले दिन आपने क्या किया, महज आपने उसका ओवरऑल जायजा लिया, चाहे आपने लेक्चर देकर उसकी इंफॉर्मेशन दी, चाहे आपने किताब से रीडिंग करवा ली। दूसरे दिन आपने मुश्किल अल्फाज की तशरीह की, वजाहत की, ताकि बच्चे जब उस टेक्स्ट को पढ़ें, जब उस नफ्स मज़मून को पढ़ें तो उनको आसानी से समझ आ जाए, उनकी तफहीम डेवलप हो जाए। तीसरे दिन आपने क्या किया कि उसी टॉपिक को अब आपने एग्जाम्पल्स देकर, डेली लाइफ एग्जाम्पल्स देकर बच्चों को समझाना शुरू किया। अब चौथे दिन आपने उसको क्या करना है, इब्न खुल्दून के मुताबिक वही चीज़ें जो आपने बच्चे को कमरे जुमात में सिखाई हैं, अब उसे मौके फराहम करें कि वो प्रैक्टिकली उन चीज़ों को करके दिखाए। जब वो उन चीज़ों को करके दिखाएगा, आपने उसको रीडिंग से स्टार्ट करवाया, आपने उसे एक्सप्लेन किया, उसके बाद आपने उसे डेली लाइफ एग्जाम्पल्स दी और फिर आपने उसको कहा कि अब वो आपको करके दिखाए। तो ये 4 लेवल जब आप किसी भी टॉपिक के क्रॉस कर लेते हैं तो उसके बाद आपका स्टूडेंट उसको कभी भूलता नहीं है। आप खुद अपने बारे में सोचें, जो टॉपिक आप पढ़ते हैं, जब आप किताब से उसकी रीडिंग करते हैं तो उसमें कई मुश्किल अल्फाज होते हैं जिसकी वजह से वो आपको समझ नहीं आ रहा होता। अगर उन तमाम अल्फाज की मीनिंग आपको बयान कर दिए जाएँ तो आपकी समझ में आ जाएगा। उसके बाद आपके जहन में ये सवाल आएगा कि ये सारा जो नॉलेज है, जो इन्फॉर्मेशन मैं ले रही हूँ, इसको मैं कहीं इस्तेमाल भी कर सकूंगी ज़ाती ज़िंदगी में जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी। तो जब टीचर आपको डेली लाइफ एग्जांपल्स देता है कि ये कहाँ कहाँ कैसे इस्तेमाल हो सकती है, तो आपका ये क्वेश्चन सेटिस्फाई हो जाता है। आपको पता होता है कि यस, ये वो नॉलेज है या ये वो स्किल है जिसे हम आराम से अपनी डेली लाइफ एग्जाम्पल में इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब बच्चों किसी भी चीज़ का इस्तेमाल समझ में आ जाता है तो उसकी अहमियत बढ़ जाती है, ठीक है। वो आपकी नीड को सेटिस्फाई कर रहा होता है, आपकी ज़रूरत को सेटिस्फाई कर रहा होता है, तो उसमें आपकी दिलचस्पी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाती है। आपको लगता है कि ये काम की चीज़ है, हमें इसको करना चाहिए। और अगर आपको स्टूडेंट लाइफ में ही ये मौके मिल जाएं कि आप उस चीज़ को जो आपने क्लास में पढ़ी है अब आप उसे करके देखें और आपका टीचर आपको सुपरवाइज कर रहा हो, कि आप, जाहिर बात है, जब आप चीज़ आप पढ़ते हैं वो और नोयत की होती है, जब आप उसे प्रैक्टिकली कर रहे होते हैं तो वो और नोयत की होती है। क्लासरूम में बैठे हुए आपको लगता है हाँ बिल्कुल मुझे समझ आ गया,
लेकिन जब आप उस काम को करना शुरू करते हैं तो बहुत दफ़ा उसको भूलते हैं, उसके मुख्तलिफ स्टेप्स भूलते हैं। तो अगर टीचर की निगरानी में आप उस काम को एक दो दफ़ा कर लेते हैं और जो स्टेप आपको भूले या जो गलती हो वहाँ पर टीचर आपको दुरुस्त कर दे, उसकी तस्दीक कर दे, तो आपको वो काम परफेक्टली आ जाता है। अब आप उसको माहिर हो गए हैं उसको करने के। इसके बाद आप खुद से मशक करते रहेंगे तो आप उसमें अपना एक स्टाइल डेवलप कर लेंगे, और ये वो लेवल होता है जिस पे लाकर हम कहते हैं कि आपके अंदर वकूफ़ी तब्दीली आई, तासुराती आई, और फिर आपके अंदर महारती तब्दीली आई, और आपका जो लर्निंग का लास्ट ये लेवल है ये मुकम्मल। ठीक है, तो ये इब्न खुल्दून चाहते थे कि निसाब की तकसीम इस तरह से। इसके बाद उन्होंने कहा जी बहसो मनाजरा का तरीका इख्तियार करें। बहसो मनाजरा का तरीका हम उन टॉपिक्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं जिनमें स्टूडेंट की राय दरकार, जिनमें स्टूडेंट ओपिनियन दे सके अपना, जिनमें हम किसी भी बात के हक में या मुखालफत में बात कर सकें। तो बहसो मनाजरा के ऐसे बहुत सारे उन्वानात हमें हर क्लासरूम में मिल जाते हैं, तो टीचर को चाहिए कि उनको वो अलग कर दे और बहसो मनाजरा जो है वो क्रिएट करने की कोशिश करें। अब ये आप जो टीवी पे टॉक शोज देखते हैं वो बहसो मनाजरा नहीं होता, वो एक लड़ाई होती है। बहसो मनाजरा का मतलब ये है कि आपने एक टॉपिक रखा, क्लासरूम के अंदर आप मोस्टली इसमें दो ग्रुप्स बना देते हैं। एक वो ग्रुप होता है जो कि उस टॉपिक के हक में बात करता है, एक वो ग्रुप होता है जो उस टॉपिक की मुखालफत में बात करता है। आप शुरू करते हैं, यानी टीचर खुद शुरू करता है बहस को, एक दो सवाल स्टूडेंट्स के सामने रखता है और उन सवालों के जवाब की सूरत में राय आना शुरू हो जाती है दोनों ग्रुप्स की तरफ से। टीचर ने इसको एक मीडिएटर का रोल अदा करते हुए, यानी एक दरमियानी बंदे का रोल अदा करते हुए, दोनों जो ग्रुप्स हैं उनको बराबर के चांसेस देने होते हैं कि वो अपनी बात कर सकें और दलाइल दे सकें। दरअसल बहसो मनाजरा में आपने दलाइल देने होते हैं, आपने अपने नुक्ता नज़र को दुरुस्त साबित करना होता है दलाइल देकर, और एट द एंड ऑफ द टाइम जो टीचर है वो इस सारी डिस्कशन को कंक्लूड करता है या उसकी समरी बयान करता है या एक नतीजे पर पहुंचता है कि आज जो हमने कमरे जमात में डिस्कशन की है उसका रिजल्ट ये निकला है। जब तक आप रिजल्ट नहीं निकालते कोई भी बहस या मनाजरा बेमानी होता है, उसकी कोई नीड नहीं होती। तो जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, जो तालीमी अमल के अंदर जो लोग बहस करते हैं या जो कमरे जमात के अंदर ये टेक्निक इस्तेमाल की जाती है, इसमें हम एक दूसरे से लड़ाई नहीं करते। जाहिर बात है जब हम बहसो मनाजरा करेंगे तो हमारा नुक्ता नज़र तो एक दूसरे से मुख्तलिफ ही होगा। जो बंदा हक में बात कर रहा है उसका नुक्ता नज़र जो राय मुखालिफ बात कर रहा है उसकी राय से बिल्कुल मुख्तलिफ होगा, लेकिन हमने आवाज़ बुलंद नहीं करनी होती, हमने अपने दलाइल को ठोस करना होता है, उनको हमने मजबूत करना होता है। और इसके लिए ज़रूरी है कि जिस टॉपिक पर बहसो मनाजरा किया जा रहा है उस टॉपिक के बारे में बहुत स्टडी किया हुआ हो। दोनों ग्रुप्स जो हक में बात कर रहे हैं उन्होंने भी स्टडी किया हो, जो दलाइल मुखालफत में दे रहे हैं उन्होंने भी स्टडी किया हो, और टीचर के पास हर तरह का नॉलेज उस टॉपिक के बारे में होना चाहिए ताकि जो हक में बात कर रहे हैं या मुखालफत में बात कर रहे हैं वो उनको आगे लेकर चल सके और एट द एंड वो उस डिस्कशन को कंक्लूड कर सके, उसका कोई रिजल्ट। इस किस्म का जो तरीका तदरीस है ये बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस लेकर आता है, बच्चे दलाइल देना सीखते हैं, वो डिटेल स्टडी करना सीखते हैं, दूसरों को इन्फ्लुएंस करना सीखते हैं। इस एक तरीके से हम बहुत सारी जो महारतें हैं वो सीख सकते हैं क्लासरूम के अंदर। इसके बाद इब्न खुल्दून ने कहा कि एक वक्त में सिर्फ एक महारत सीखें, एक टाइम पे आप सिर्फ एक सब्जेक्ट चूज करें जिसके अंदर आपने महारत हासिल करनी है, और फिर उस सब्जेक्ट को बिल्कुल ऐसे पढ़ें, उसको ऐसे सीखें जैसे वो आपका ओढ़ना बिछोना। सबसे ज़्यादा अहमियत आपकी ज़िंदगी में फिर उसी एक मजमून की होनी चाहिए और वो मजमून आपकी पहचान बन जाए। आपने अल-गज़ाली को देखा था, उन्होंने भी कहा था एक वक्त में एक मजमून पढ़ें। इब्न खुल्दून ने भी कहा एक वक्त में एक मजमून पढ़ें। अब इस वक्त हम क्या करें जब हमारे हाथ में ये बात नहीं है, हमें तो एक वक्त में 6 सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़े, ऐसा ही है, और हमें सबको बराबर की तवज्जो देनी पड़ती है सो दैट कि हम उसमें सारे सब्जेक्ट्स में बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करें और आखिर में हम इतने मार्क्स ले लें कि हमें किसी अच्छी जगह एडमिशन मिल जाए। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इन 6 सब्जेक्ट्स में से किसी एक को आप अपने फ्यूचर के लिए चूज नहीं कर सकते।
आपके जहन में क्लियर होना चाहिए FA करते हुए भी कि हमने BS किस मजमून में करना है। BS करते हुए आपके जहन में बिल्कुल क्लियर हो कि जिस मजमून में हम BS कर रहे हैं इसकी कौन सी शाख है जिसमें हमने MS करना है, और आगे जाकर किस जो ब्रांच है उसमें हमने अपनी स्पेशलाइजेशन करके फिर जॉब हासिल करनी है। तो ये बिल्कुल उसी रूल के मुताबिक हो जाता है, एक वक्त में एक फन में महारत। इसके बाद कहा जी टीचर्स को कि मुशफिकाना बर्ताव करें, इन स्टूडेंट्स के साथ मोहब्बत से हमदर्दी से पेश आएँ। जैसे अल-गज़ाली ने कहा था कि स्टूडेंट को अपनी औलाद की तरह रखें। आप यही समझें कि वो आपके बच्चे हैं तो फिर आप उनके साथ अच्छा बर्ताव करेंगे। बिल्कुल यही चीज़ इब्न खुल्दून कह रहे हैं कि आप स्टूडेंट के साथ नरमी का जो बर्ताव है वो करें। नरमी वो चीज़ है जो स्टूडेंट को आपके करीब करे, और जब तक स्टूडेंट आपके करीब नहीं होगा वो सीख नहीं सकता। जब आपका लहजा इस किस्म का है या आपका रवैया बच्चों के साथ या आपका अखलाक बच्चों के साथ इस तरह का है कि वो आपके करीब ही नहीं आना चाहते, वो आपको देखकर भाग जाते हैं, तो वो आपसे कुछ भी नहीं सीख सकेंगे। हमारे नबी अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ताला ने कुरान में हुक्म दिया कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नसीहत कीजिए हिकमत के साथ। हिकमत के साथ का मतलब क्या था कि आप लोगों के साथ इस तरह का बर्ताव करें कि वो आपके करीब आएँ, और जब वो आपके करीब आएंगे तो फिर वो आपके दीन को समझेंगे और उसको वो कबूल करेंगे। यही चीज़ मुअल्लिम के लिए है कि मुअल्लिम शफ़क़त और मोहब्बत का बर्ताव करे ताकि स्टूडेंट उसके करीब आए, और जब वो उसके करीब आएगा फिर वो उसके सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड करेगा और वो उसको समझने की कोशिश करेगा। अगला असूल कहा कि जी आसान ज़बान का इस्तेमाल करें। मुअल्लिम जो भी तरीके तदरीस इख्तियार कर रहा है उसमें टेक्निकल लैंग्वेज को इस्तेमाल ना करें, और अगर टेक्निकल लैंग्वेज इस्तेमाल करना ज़रूरी है तो उसके साथ साथ उस टेक्निकल लैंग्वेज का जो आसान ट्रांसलेशन है वो भी बच्चों को करके दिखाएं। जैसे आप फर्स्ट ईयर में आए थे तो आपके लिए एजुकेशन की लैंग्वेज बिल्कुल नई थी, ऐसा ही है, आपको मुअल्लिम, मुताल्लिम, ताल्लुम ये चीज़ें समझ नहीं आती थी। तो फिर हमने क्या किया, हमने मुअल्लिम के सामने लिखा टीचर, ताकि आपको पता चले सादा ज़बान में कि ये टीचर है। मुताल्लिम के सामने हमने स्टूडेंट लिखा, ताल्लुम के सामने हमने लर्निंग लिखा, सो दैट कि आपको ये पता चले कि इन टर्म्स को हमारी सादा ज़बान में क्या कहते हैं। बाज़ औक़ात मज़मून की ये नीड होती है, उसकी ज़रूरत होती है कि हम टर्म्स का इस्तेमाल करें, हम उस टर्मिनोलॉजी को यूज़ करें। और ये भी याद रखें बेटे कि जब तक हम टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करते कमरा जमात में, स्टूडेंट उससे वाकिफ़ नहीं होता, और जब वो वाकिफ़ नहीं होता और पेपर में जाता है तो सवाल में सारी वो टर्म्स लिखी हुई होती हैं। अब बच्चों को सब आता है लेकिन उन्हें सवाल की समझ नहीं आ रही, वो टर्मिनोलॉजी उन्होंने कभी सुनी नहीं जो पेपर में लिखी हुई है, तो वो सारा का सारा पेपर छोड़ के आ जाते हैं, उनको पता नहीं चलता। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल करें लेकिन उसकी ट्रांसलेशन आसान ज़बान में कर दें ताकि आपका स्टूडेंट उसको समझ। जिस्मानी सज़ा से गुरेज करें। गुरेज करने से मतलब क्या, हतुल इम्कान कोशिश करें कि ना दें। आप बच्चे को जिस्मानी सज़ा ना दें, क्योंकि जब आप बच्चे को जिस्मानी सज़ा देते हैं तो उसके अंदर बगावत के जज्बात उठते हैं, उसके अंदर एक गुस्सा आ जाता है, वो बगावत करने पे आमादा हो जाता है, और उसकी जो पर्सनैलिटी है वो तशद्दुद की वजह से शैटर्ड हो जाती है, उसकी थॉट्स नेगेटिव होना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से उसकी पर्सनैलिटी को आप फिर बचा नहीं पाते, वो इंतशार का शिकार हो जाती है। तो ज़रूरत इस बात की है कि आप बच्चों को वही जो अल-गज़ाली का नज़्म ज़ब्त का हमने नज़रिया पढ़ा था उसके मुताबिक चलाएं। जब बिल्कुल आखिरी लेवल आ जाए कि स्टूडेंट किसी तौर अंडरस्टैंड ना कर रहा हो तब आप जिस्मानी सज़ा दें, लेकिन वो भी बहुत हल्की सज़ा दें, ऐसी कि जिससे स्टूडेंट को ये ना लगे कि मेरा मुअल्लिम मुझसे नफरत करता है, या उसको मुझसे कोई कंसर्न नहीं है, या मुझसे उसको हमदर्दी नहीं है, मुझसे उसको शफ़क़त और मोहब्बत नहीं है। जिस्मानी सज़ा देते हुए आमतौर पर लोग बहुत शिद्दत से नफरत का इज़हार करते हैं, जिसकी वजह से स्टूडेंट दुरुस्त होने के बजाय गलत हो जाता है। सज़ा का इस्तेमाल तालीमी अमल में इसलिए किया जाता है ताकि स्टूडेंट को गलती करने से रोका जाए, उसको डिसिप्लिन तोड़ने से रोका जाए, या स्टूडेंट को आप टाइम ज़ाया करने से रोकें। इसका मकसद हरगिज़ ये नहीं होता कि जो स्टूडेंट है उसके साथ आपकी कोई दुश्मनी है और आप उसके साथ अपनी कोई जो ज़ाती अना का मसला है, ज़ाती तस्कीन आप कर रहे हैं उसको जिस्मानी सज़ा देते हुए, तो ये किसी भी सूरत नहीं होना चाहिए। टीचर्स को इसमें बहुत ज़रूरत है ट्रेन होने की, सज़ा और जज़ा का इस्तेमाल कैसे करें। और आखिर में इब्न खुल्दून ने रिकमेंड किया कि आप सफ़र करें।
स्टूडेंट सफ़र करे। मुतालियाती सफ़र का मतलब क्या है कि जब आप किसी भी सफ़र पे जाएं तो आपके जहन में ये होना चाहिए कि मैं सीखने के लिए बाहर निकली हूँ और मुझे सीखना है। ज़रूरी नहीं कि किताब उठा के आपने सफ़र में पढ़नी होती है। सफ़र में आपको बहुत सारे तजर्बात होते हैं। सफ़र में आप मुशाहिदा कर सकते हैं। सफ़र में आप जिन चीज़ों का मुशाहिदा करते हैं उनके ऊपर फिर तहकीक कर सकते हैं और उस तहकीक के नतीजे में आप बहुत कुछ सीखते हैं। जितने भी आपको मुफक्किरीन तालीम मिलेंगे या आपको साइकोलॉजिस्ट मिलेंगे या बड़े बड़े और लोग मिलेंगे, उन्होंने दूर दराज का सफ़र किया, तूलो अर्ज़ का सफ़र किया और इनके ज़माने में सफ़र आसान नहीं था। ये ज़्यादा से ज़्यादा घोड़ों पर, खच्चरों पर या पैदल सफ़र करते थे। तो सफ़र जितना मुश्किल होता है वो उतनी ज़्यादा लर्निंग छोड़ता है। आपका जहन उतना मुशाहिदा करता है, आपके तजर्बात में उतना ही इजाफा होता है और आप उससे ज़्यादा से ज़्यादा सीखते हैं। बेटे हमारे यहाँ लर्निंग का सिर्फ एक तरीका है, कमरे जमात में बैठ जाओ, टीचर बोले आप सुनो, लिखो और बस। जबकि इससे ज़्यादा बेहतरीन लर्निंग तब होती है जब हम एक्सपीरियंसेस करते हैं। जब ज़िंदगी, अब क्यों लोग कहते हैं कि ज़िंदगी ज़्यादा बेहतर सिखाती है? इसलिए कि वो पढ़ाती नहीं है, वो सिखाती है। वो प्रैक्टिकल चीज़ें आपसे करवाती है, वो आपको तजुर्बात देती है और वो तजुर्बात आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर असरअंदाज होती है। जो बच्चे मुश्किल हालात का सामना करते हैं उनकी पर्सनैलिटी ज़्यादा मजबूत होती है, उनका जहन ज़्यादा मजबूत होता है, उनके जज्बात ज़्यादा स्टेबल होते हैं अगर उन्हें साथ साथ काउंसलिंग हो जाए। बाज़ औक़ात ये उलट भी होता है, जो बच्चे ज़्यादा मुश्किल हालात से गुजरते हैं वो शैटर्ड हो जाते हैं, उन इमोशनली डिस्टर्ब हो जाते हैं, मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं अगर उनको काउंसलिंग ना मिले। तो काउंसलिंग साथ में बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, चाहे वो आपके पेरेंट्स आपको दें, टीचर्स दें, मीडिया दें। आजकल तो आप मीडिया का दौर है, मीडिया में आपके पास काउंसलिंग मौजूद है, आपके दोस्त आपके बहुत अच्छे काउंसलर्स हो सकते हैं। तो जो भी इंसान आपको मुश्किल हालात में रहनुमाई देता है, आपके साथ साथ चलता है, वो आपको दरअसल काउंसलिंग दे रहा होता है। तो मुतालियाती सफ़र में हमें ऐसे तजर्बात से गुजरना पड़ता है जो हमें बहुत कुछ सिखाता है। तो ये इब्ने खुल्दून का तरीक़ा तदरीस है या वो रिकमेंडेशन है जो उन्होंने टीचर्स के लिए दी कि वो किस तरह से पढ़ा सकते हैं। और ये तमाम असूल, आप साइकोलॉजी पढ़ते हैं ना, आपको आइडिया होगा कि तमाम वो असूल हैं जो तालीमी नफ्सियात के असूल उस ज़माने में दिए इन्होंने जब तालीमी नफ्सियात नहीं थी, लेकिन ये इंसान की फितरत को समझते थे, इस वजह से इन्हें पता था कि इंसान को सिखाना किस तरह से मुमकिन। ठीक है बेटे, यहाँ तक आज का हमारा टॉपिक मुकम्मल हुआ। यहाँ पे अगर कोई भी क्वेश्चन आपके जहन में है तो आप पूछें।